माय फ्रेंड्स, मेरे मित्रों, आज लिटरेचर की एक और क्लास में एक और पोएम भी ऐसी पोइटेस की, ऐसी कवित्री की देखिए जिसको शायद लिटरेचर के इतिहास में सबसे ज़्यादा आप क्या कह सकते हैं कि फेमिनिन मतलब सिर्फ औरतों के बारे में नहीं लिखना, जो फेमिनिन फीलिंग्स है, जो अंदर की फीलिंग्स है और डिज़ायर्स है, उनके बारे में लिखने वाला। और उसके अलावा जो एक इंट्रोवर्ट आदमी सोचता है, यानी जो एक ऐसा इंसान जो अपनी एक फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाता लोगों के सामने खुलकर अपनी बात नहीं कह पाता, उसके मन में क्या चलती है उसको सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस करने वाली पोएटेस है जिनका नाम है एमिली डिकिंसन। बहुत फेमस पोएटेस है इंग्लिश हिस्ट्री में, बहुत फेमस है ये लिटरेचर की हिस्ट्री में जो पोएटेस, ठीक है ना। तो इस पोएटेस की बात करते हैं आज, एमिली डिकिंसन की, और इनकी पोएम है ट्रीज़। कौन सी पोएम है भैया? ट्रीज़, ठीक है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। शुरू में देखिए एक कोटेशन है एमिली का, जिससे आपको उनके कैरेक्टर का थोड़ा सा अंदाज़ा होगा वो क्या सोचती है। वो कहती है, होप इज़ द थिंग विद फेदर्स दैट परचेज द सोल एंड सिंग्स द ट्यून विदाउट द वर्ड्स एंड नेवर स्टॉप्स एट ऑल। ये उनकी पोएम की किसी की लाइन है। इसका मतलब है कि हमारे मन की जो होप है वो एक ऐसी चीज़ है जिसमें पंख लगे होते हैं, वो हमें उड़ाती है, हमारी आत्मा को ऊपर लेकर के जाती है, ठीक है। और वो वैसी ऐसी गीत गाती है जिनमें वो गीतों का मतलब तो होता है पर कोई वर्ड्स नहीं होते, और वो होप कभी रुकती नहीं है, यानी वो गीत होप के कभी नहीं रुकते, हमारी आशा हमें हमेशा चलाती रहती है। तो ऐसी बात कही है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि एमिली डिकिंसन मन की फीलिंग्स है, जो मन के भाव है, उनको कितना गहराई से कागज़ पे उकेर देती थी। तो एमिली डिकिंसन, आप फ़ोटो देख सकते हैं, इनकी बात करते हैं कौन थी। कि एमिली डिकिंसन को 1830 से इनका बर्थ था, 1886 तक इनका लाइफ स्पैन था, कि एमिली डिकिंसन को रिगार्ड किया जाता है, माना जाता है, देखिए दोस्तों, माना जाता है एज वन ऑफ अमेरिकाज क्विट एसेंशियल पोएटिस ऑफ 19th सेंचुरी। कि अमेरिका एक क्विट एसेंशियल पोएट थी, ठीक है, क्विंट एसेंशियल पोएट्स थी, ठीक है। मतलब क्या इस वर्ड का मतलब ये कि इनके बिना वो 19th सेंचुरी का पोएटिक हिस्ट्री जो थी, यानी जो आप क्या कह सकते हैं उस समय का लिटरेचर था, वो अधूरा रहता अगर ये पोएटेस नहीं होती। यानी उस समय का जो काम सारा लिखा गया, उस समय की जो कविताएं लिखी गई, उसमें क्या था, इनका जो कार्य था उसका बहुत बड़ा हाथ है उस समय को एक परिभाषा देने में, उस समय को एक डिज़ाइन देने में। अगर ये उस समय नहीं लिखती या नहीं होती तो शायद उस समय इतनी बढ़िया और कविताएं लिखी नहीं जाती। क्यों? आपको एक बात समझनी होगी दोस्तों, कि जैसे आज मैं कवि हूँ या आप एक कवि, मान ले पोएट है, तो आप एक दूसरे को देख के इंस्पायर होते हैं, आपको एक दूसरे को देख के समझ में आता है। भाई आज जैसे कोई आदमी क्या करता है, मान लीजिए ज़्यादा गालिब को पढ़ता है, तो उसका खुद का जो थोड़ा ना वो लिखेगा ना, उसमें उर्दू के वर्ड्स आना, उर्दू की तरह लिखना वो शुरू कर देगा, क्योंकि हम जिसको पढ़ते हैं उससे कहीं ना कहीं इंस्पायर होते हैं। इसलिए आप तो लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो आप तो सभी पोइट्स को जानेंगे, तो हो सकता है आप बढ़िया राइटर बन जाए इंग्लिश में, अगर किसी का इंटरेस्ट हो तो। खैर, एमिली डिकिंसन को सबसे महान पोइट्स में से एक माना जाता है 19वीं शताब्दी की, ठीक है भाई, मान लिया। शी लिव्ड एन इंट्रोवर्टेड एंड हर्मेटिक लाइफ, कि वो एकदम इंट्रोवर्टेड यानी अंतर्मुखी ज़िंदगी जीती थी। और हर्मेट कौन सा होता है? जो संत सन्यासी त्यागी होता है ना, दुनिया को त्याग दिया होता है, अपनी झोपड़ी में अलग से रहता है। तो वैसे एक बहुत दबी हुई ज़िंदगी जीते थे, बहुत लाइफस्टाइल इनकी पब्लिक नहीं थी, ओपन नहीं थी, एकदम घर में अपने अलग से रहते और उसमें लिखते रहते बैठ करके, और ज़्यादा लोगों से मेल जोल नहीं था, ना लोगों में ज़्यादा जाते थे। और उनकी इसी कारण से बहुत ही कम पोएम उनकी ज़िंदगी में पब्लिश हुई, यानी वो जीवित थी तब उनकी बहुत ही कम पोएम पब्लिश हुई है, बहुत ही कम पोएम उन्होंने बाहर भेजी थी कहीं छपने के लिए। हर आउटपुट 1789 पोएम्स इन ऑल वर पब्लिश पोस्ट्यूमसली, मतलब उनका आउटपुट यानी उनकी लगभग 1800 पोएम है। देखिए 1789 पोएम उन्होंने लिख दी थी। ये सब कहाँ लगभग कितनी पब्लिश सारी कहाँ हुई थी? जब उनकी डेथ हो गई थी, पोस्ट्यूमसली, यानी किसी की मौत के बाद कोई काम होना, तो उनकी डेथ के बाद क्या हुआ था, उनकी ये सारी पोएम्स पब्लिश की गई थी। Her poetry is characterized by unconventional capitalization and extensive use of dashes along with unusual imagery and lyrical style। कि उनकी पोइट्री खासियत क्या, उनकी लैंग्वेज में क्या होती है, कैपिटलाइजेशन। जैसे आपने क्या होता है, पहला वर्ड कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल एक पैराग्राफ में। इनके अलग अलग जगह तो बीच में इन्होंने कैपिटलाइजेशन कर रखा है। जैसे मान लो यहाँ हर में एच बड़ा है, बाद में सी को दोबारा बड़ा कर दिया, क्यों? उनको कैरेक्टर पर क्या देना था, जोर देना था। तो ऐसे अजीब अजीब जगह कैपिटल वर्ड्स का यूज़ करना, और बहुत ज़्यादा डैशेज़ का यूज़ करना, ऐसे डैश 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 बीच में यूज़ कर देना, ये इनकी पोइट्री की खासियत है। ये एक अलग स्टाइल है इनकी पोइट्री की, ताकि वो डैश का यूज़ का मतलब है अगली लाइन को पढ़ने पर जो
हम रीडर है वो मजबूर हो जाए पिछली लाइन से उसको जोड़ के पढ़े, ठीक है। उसके अलावा अनयूजुअल इमेजरी, ऐसी ऐसी पिक्चर्स ही अपने ले बातों में क्रिएट कर देती है लाइंस में, जो हमने आंखों से कई बार नहीं देखी होती। और लिरिकल स्टाइल जो इनकी पोएम में म्यूज़िक है जिसको गाया जा सकता है, राइम है, वो भी अजीब तरह की, अलग तरह की होती है। ये सारी क्वालिटी मैं आपको अभी बताऊँगा किसमें, इसी पोएम में। देखिए पहली बात तो पोएम क्या है, पोएम बात करती है एक ब्यूटीफुल क्लाउडी समर्स डे। ट्रीज पोएम है ना, सिंपल सी पोएम है एकदम, जो हमारी पोएम है ना ट्रीज, ठीक है, एकदम में आ गया। देखिए मैं सिंपल सी एक लाइन में आपको बता देता हूँ कि भाई आप मान लो क्या कर रहे हो, आप इंट्रोवर्ट हो, मान लो आप एक्सट्रोवर्ट हो, इसकी तरह इंट्रोवर्ट हो, आप कहीं बाहर घूमने नहीं जाते, दोस्तों के साथ नहीं जाते, छुट्टियों में कहीं घूमने नहीं जाते, ठीक है भाई, बढ़िया भैया हम नहीं जाते, और अभी तो वैसे ही कहीं घूमना नहीं हो रहा। तो आपने क्या कहा कि यार मोबाइल से टीवी से बोर हो गए, आज तो क्या करते हैं, बाहर बरसात का मौसम बना हुआ है, खिड़की पे बैठ करके अपने सामने पार्क है या ग्राउंड है उसको देखते हैं। देखा तो आपको बहुत सुंदर दिखा कि आसमान गुलाबी हो रखा है, हवाएं चल रही है, चिड़ियाँ पेड़ों से उड़ करके जा रही है अपने घर को, तो वही चीज़ पोइट्री हो गई। बस सिंपल सी बात है। इसने एक ट्री को हवा में देखा, प्रकृति के एक नज़ारे को देखा कि भाई उसके घर के सामने ट्री है, उस पर हवा चल रही है, ये चीज़ देखी, उन पे पोइट्री लिख दी। पर इनके डिस्क्रिप्शन को इतना बढ़िया क्यों माना गया, हमें पढ़ना क्यों पड़ रहा है, क्योंकि इन्होंने जो बारीकी उसके अंदर देखी, जैसे नॉर्मल आइज उसको नहीं देख सकती, जो बारीकी का इन्होंने मुजाहरा उसमें किया है, देखा है, उसके कारण इनका जो कह सकते हैं आप क्या कि इनका जो डिस्क्रिप्शन है वो बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो देखिए इनका डिस्क्रिप्शन अभी पढ़ेंगे, इनकी बारीकी क्या थी, इन्होंने पोएम में क्या देखा जो हमें नहीं दिखता, ठीक है। तो ये कहती कि एक ऐसे ब्यूटीफुल क्लाउडी समझ ले कि भाई गर्मी का मौसम है और आसमान में बादल आए हुए हैं सफ़ेद वाले, और कई बार सूरज क्या होता है, जैसे अपने यहाँ तेज़ गर्मी होती है बादलों में छुप जाता है, अपने कहता है हाँ बढ़िया, वैसे सूरज बादलों में छुप रहा है और बाहर आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा ये कह रही है कि वो सन है अपनी मर्ज़ी से बाहर आता है और अपनी ड्यूटी है जो उसकी, यानी सूरज की ड्यूटी क्या होती है, धरतीवासी को प्रकाश देना, लाइट देना, जिससे क्या हो, पेड़ पौधे हो गए, तो वो वैसे पेड़ पौधों को, फूलों को उगने के लिए अपनी लाइट्स दे रहा है। और उसके अलावा जो पक्षी है और सांप है और बाकी जानवर है वहाँ पेड़ के पास रह रहे हैं। ये सिंपल सी बात है, इसको पोएम में डिस्क्राइब किया, पोएम पढ़ोगे तब समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए भैया, आपको लिटरेरी टर्म समझाने के लिए 2 कार्टून में लेकर के आया हूँ। पोएम में बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है पर्सोनिफिकेशन और एंटोमॉर्फिज्म, एंट्रोपोमॉर्फिज्म का, ठीक है, एंट्रोपोमॉर्फिज्म, ठीक है। ये दोनों चीज़ें क्या होती है, ध्यान से देखिएगा। इनका यूज़ किया है, क्यों इनका यूज़ इसलिए किया है कि ताकि दिन को बताने के लिए, दिन में जो चीज़ें हैं, पेड़ है, सूरज है, जानवर है, उन सबको बताने के लिए वो कैसे हैं, इन सबको बताने के लिए किसका यूज़ किया है, पर्सोनिफिकेशन और एंथ्रोमॉर्फिज्म। दोनों चीज़ें जुड़ी हुई है, इन दोनों को एक ही मान सकते हैं, कई लोग एक ही मानते हैं, जुड़ी हुई है। क्या पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स या ऐसी चीज़ें जो इंसान या जीवित नहीं हैं उन्हें जीवित बना देना। क्या कार कभी सांस ले सकती है, कार कभी बोल सकती है, कार अपनी मर्ज़ी से जा सकती है, पर आपने द कार्स मूवी देखी होगी, उनमें इनमें इंसानों वाले कैरेक्टरिस्टिक दिए ना, तो ये हो गया पर्सोनिफिकेशन, किसी को पर्सन बना देना, जो मरी हुई चीज़ उसको पर्सन बना देना। आपका फ़ोन कल को उठ के कहता है अरे यार मेरे ऊपर सोशल मीडिया मत चलाया करो, यूट्यूब चला लिया करो, ऐसा फ़ोन कह सकता है कि असल में नहीं कह सकता, तो वो क्या हो गया, पर्सोनिफिकेशन। वैसे एंट्रोमॉर्फिज्म क्या होता है, ऐसी चीज़ जिसमें इंसानों वाले गुण नहीं है, जो चीज़ इंसान ही हरकतें कर सकते हैं वो चीज़ नहीं कर सकती, वो गुण भी उस चीज़ में दे देना, वो भी क्या होता है, एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, ठीक है। मतलब क्या, एक राइनो है, एक गेंडा है, वो क्या किताब पढ़ सकता है क्या, असल में आकर के बैठ के ऐसे चेयर पर नहीं पढ़ सकता ना। पर ये खुद कार्टूनी एग्जांपल है एंथ्रोमॉर्फिज्म का कि भाई एक ऐसे जीव जो ऐसी हरकत नहीं कर सकता वो इंसानों वाली चीज़ कर रहा है। तो पर्सोनिफिकेशन और एंथ्रोमॉर्फिज्म दोनों चीज़ें यही है कि इंसानी क्वालिटी ऐसी चीज़ को दे देना जिसमें कोई जान नहीं है या जिसमें इंसान की चीज़ें नहीं है, ठीक है भैया, बहुत बढ़िया बात है। चलो आगे चलते हैं कि ये पोएम है कैसी। आगे पोएम शुरू करने वाला हूँ मैं, स्टेंजा पे आने वाला हूँ। ये पोएम बनी हुई कैसी है, तो ये जो ट्रीज लाइक टेसल हिट एंड स्वंग यानी ट्रीज पोएम है, उसमें 7 स्टेंजाज है। 7 स्टेंजाज यानी 7 पैरा है, आपके पैराग्राफ 7 है, मतलब जिनको आप पैराग्राफ कहते हो, नॉर्मली स्टेंजा होते हैं, ठीक है। 7 स्टेंजा है, सारे 4 लाइन के हैं। कितने के, 4 लाइन के, 7 × 4 कितना हो गया, 28 लाइन की ये पोएम है भैया, 28 लाइन की पोएम है, ठीक है भाई, बढ़िया बात है। इन स्टेंजा को क्या कहा जाता है, क्वाट्रेन्स। क्वाट्रेन मतलब जो 4 लाइन से बने, क्वाट्रेन कहा जाता है, ठीक है। इन क्वाट्रेन की राइम स्कीम क्या है, ABCB। हर 4 लाइन की स्कीम क्या चल रही है, ABCB, यानी पहली लाइन और तीसरी लाइन तो किसी से भी तुकबंदी नहीं बिठाएगी, राइम नहीं करेगी, पर दूसरी और चौथी लाइन में राइम होगी। अभी देखेंगे भाई ये राइम स्कीम बनती है क्या, ठीक है, ठीक है।
और ये कहती है कि ज़्यादातर क्या है, फर्स्ट और फोर्थ लाइन है ना, कहीं कई जगह हाफ राइम है, यानी पूरी तरह से राइम नहीं होती, पूरी तरह से तुकबंदी नहीं बैठती, थोड़ा थोड़ा बैठता है। जैसे कहता है हिड एंड क्लाउड और व्यू एंड ग्रो, ये पूरी तरह से व्यू और स्यू होता तो राइम बैठ जाती, पर ये आधा ही बैठ रहा है, व्यू एंड ग्रो। तो ऐसी आधी आधी राइम बिठाने की भी इन्होंने कोशिश की है कहीं ना कहीं, इसलिए मैंने कहा ना ये अनयूजुअल लिखते हैं, ये अनयूजुअल इमेजरी का यूज़ हो गया राइम का। तो चलिए शुरू करते हैं। द ट्रीज लाइक टेसल्स हिट एंड स्वंग बाय एमिली डिकिंसन, इसके पोएम का एनालिसिस आज शुरू करते हैं। तो पहला पैरा शुरू करता हूँ मैं, ठीक है, 7 में से पहला शुरू करता हूँ। उसमें वो बोलती है पहले स्टेंजा में, द ट्रीज लाइक टेसल्स हिट एंड स्वंग देयर सीम टू राइज अ ट्यून फ्रॉम मिनिएचर क्रीचर्स अकम्पनिंग द सन। यहाँ पे देखिए अनयूजुअल लाइन कैसे, जो मैंने शुरू में बताई थी बात कि इनकी जो लिखने का तरीका है वो काफ़ी अलग है, इसके लिए जानी जाती है कि अनयूजुअल लिखती है। कैसे, पहली बात तो देखिए राइम स्कीम की बात करता हूँ, मतलब समझेंगे। स्वंग अंग, अंग वाला साउंड आ रहा है तो इसको नाम दे दिया ए, ठीक है। ट्यून यून साउंड आ रहा है बी, क्रिएचर्स ये तो अलग ही साउंड है सी, फिर सन, ट्यून और सन ये हाफ राइम है, ये दोबारा बी। आप कहेंगे कैसे सर ये हाफ राइम है, पूरा राइम नहीं होगा, आधा ही राइम होगा, याद रखना हाफ राइम का यूज़ किया है। तो ये जो अजीब सी राइमिंग स्कीम यानी अजीब सी तुकबंदी, अजीब सी धुन बिठाती है एमिली डिकिंसन, इसके लिए इनकी स्टाइल को जाना जाता है, ठीक है। और ये डैशेज़ का यूज़ आप देख सकते हैं, ठीक है, डैशेज का यूज़ देख सकते हैं। ये देखो फ्रॉम मिनिएचर क्रीचर्स, ये लाइन अपने आप में पूरी नहीं है, इसके लिए आपको चौथी लाइन पढ़नी पड़ेगी, तो ये लाइन यहाँ आधी ख़त्म कर दी। तो ऐसी अजीब सी इमेजरी यूज़ करने के कारण इनको जाना जाता है। और अजीब सी इमेजरी की लाइन में पहली लाइन में एग्जांपल है कि ट्रीज लाइक टेशल्स हिट एंड स्वंग, कि मेरे, अब वो इमेजरी शुरू करती है, आपको इमेजिन करना आंखें बंद करके कि आपके घर के सामने एक पेड़ है, आसमान है, आसमान में हल्के बादल हो रखे हैं, आंखें बंद करके इमेजिन करना पेड़ है और ठंडा सा मौसम, ठंडा मतलब गर्मी में वो कहते हैं ना अच्छी मीठी सी हवा चल रही है, बरसात आने के आसार हो रहे हैं, वो हवा चल रही है और हवा चलती है थोड़ी तेज़ से और पेड़ के पत्ते हिलते हैं। तो तब वो हवा चलती है और पेड़ के पत्ते हिलते हैं तो देखिए क्या होता है कि ट्रीज़ लाइक टेसल्स, ये ट्रीज़ टेसल की तरह होते हैं, हिट होते हैं हवा से और स्वंग झूलते हैं। टेसल्स क्या होते हैं, ये फ़ोटो देखिए, ये होता है टेसल्स यानी लच्छे, जो आपके पर्दों के नीचे या चद्दर के नीचे ऐसे लच्छे दिए होते हैं, वो हवा आने पर कैसे हिलते हैं वैसे ही क्या हो रही है, ये लच्छे, ये गुच्छे हिल रहे हैं, पेड़ उन गुच्छों की तरह हिल रहे हैं। तो देखिए टेसल जैसी कितनी अजीब सी इमेजरी, अजीब सी सिमिली यूज़ की है, एग्जाम्पल यूज़ किया है, तो इसलिए इनकी पोइट्री को जाना जाता है, ठीक है। तो पेड़ उन गुच्छों की तरह हिलते हैं जब हवा आती है, और जब हवा आती है वो हिलते हैं तो देयर सीम टू राइज ए ट्यून, तो ऐसा लगता है पेड़ में से कोई एक धुन आ रही है, ट्यून आ रही है। ट्यून कौन क्रिएट कर रहा है, कौन बना रहा है वो धुन, फ्रॉम मिनिएचर क्रीचर, वो छोटे छोटे जीव जो पेड़ के अंदर और पेड़ के आसपास रहते हैं, जैसे अंदर पक्षी रहती है, गिलहरियाँ रहती है। और ये जो ट्यून है वो साथ में किसके चल रही है, सन के, यानी जो सूरज है वो भी ऊपर आया हुआ है और उस सूरज की साथ साथ ये ट्यून चल रही है। यानी क्या, एक बात बताइए, क्या सही में जो चिड़ियाँ, गिलहरियाँ और जो कीड़े पेड़ पर रहते हैं क्या वो गाना गाते हैं? नहीं गाते ना, वो तो अपनी आवाज़ें करते हैं, पर उन आवाज़ों को गाना बना देना ही क्या है, क्या है, देखिए एंट्रोमॉर्फिज्म, ठीक है ना। तो वो यूज़ किया है। एग्जाम्पल यहाँ एक ही पैरा में समझ में आ गया, इसका लाइन का मतलब बता देता हूँ। सिंपल सा मीनिंग है कि जैसे ही हवा चली पेड़ गुच्छों की तरह हिलने लगे, और हिलने लगे तो मेरे को एक गाना सा सुनाई दिया। एमिली डिकिंसन कहती है गाना किसका था, उन मिनिएचर क्रीचर, उन छोटे छोटे जीवों की आवाज़ थी, और वो सूरज का साथ दे रहे थे। किस में दे रहे थे, फार साल्ट्रीज ऑफ द समर एनामोरिंग द ईयर, ठीक है, द नेवर डिड सेटिस्फाई रिमोटेस्ट व्हेन मोस्ट फेयर। तो वो कहती है एमिली डिकिंसन, जो ये ट्यून आती है पेड़ से, ये क्या है, साल्ट्रीज ऑफ समर है। समर तो यानी समर का मौसम है, इतना बढ़िया गर्मी का मौसम है, उसमें क्या साल्ट्री की तरह साउंड करती है। साल्ट्री क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वाद्य यंत्र होता है, जो दिखने में आप सारंगी कह सकते हो जिसको, जो ट्रेन में बजाने आते हैं एक तरह से, कि वो साल्ट्री की तरह, उस साल्ट्री इंस्ट्रूमेंट की सी आवाज़ आती है। एनामोरिंग द ईयर, जो कानों में मीठा मीठा शहद सा घोल रहा है, कानों को बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है, पर नेवर डिड सेटिस्फाई, पर वो कभी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पाते। क्यों, क्योंकि वो संगीत इतना मीठा है। जैसे आप कहते हैं ना कि कोई फेवरेट मूवी या फेवरेट शो आपको कितना भी दिखा दो मन नहीं भरता, फेवरेट खाना कितना भी खिला दो मन नहीं करता, तो वैसे ही वो म्यूज़िक इतना बढ़िया है, इतना स्वीट है कि जितना भी सुनो मन नहीं करता, और रिमोटेस्ट वन मोस्ट फेयर, और धीरे धीरे वो म्यूज़िक दूर हो जाता है, पर मन में जो उसकी चाहत है वो म्यूज़िक सुनने की वो दूर नहीं होती। यानी उन जीवों की जो ब्यूटीफुल प्रकृति की आवाज़ है वो हमेशा मेरे को एक्साइट करती है। एमिली डिकिंसन कहती है उससे मैं कभी बोर नहीं होती, ठीक है।
फिर वो सूरज की ओर कहती है द सन शोन वोल एट इंटरवल्स, कि जो सूरज भी धूप में निकल रहा है, शाइन कर रहा है, वो भी टुकड़ों में आ रहा है। यानी मतलब क्या हुआ कि वो बादलों के पीछे छिपा हुआ है, कभी बादलों से सूरज बाहर निकलता है, कभी नहीं निकलता। देन हाफ देन अटर हेड, कि कभी आधा निकलता है, कभी पूरा ही छुप जाता है, ठीक है। एज इफ हिमसेल्फ वर ऑप्शनल एंड हैड स्टेट्स ऑफ क्लाउड, जैसे ये मान लो सूरज क्या है, कोई इंसान है और उसके लिए ऑप्शनल है, उसकी इच्छा है कि मर्जी है जब मैं बाहर निकलूंगा और मर्जी है जब अपने बादलों के संसार में, एस्टेट में, बादलों के बंगले में जा करके छुप जाऊंगा। एस्टेट यानी संपत्ति, अपने बादलों की संपत्ति में छुप जाऊंगा, ठीक है। तो सूरज ऐसे, मतलब उसने क्या कहा, नॉर्मली तो क्या है, बादल आ रहे जा रहे, तब सूरज दिख रहा और नहीं दिख रहा, पर ऐसा लग रहा है मानो सूरज की मर्जी है कि इसे बादलों में जाऊंगा अभी तो, और अभी बाहर आऊँगा। मतलब सूरज को क्या कर दिया, पर्सोनीफाई। जो सूरज एक तारा था उसको क्या क्वालिटी दे दी, इंसानों वाली, कि उसकी मर्जी चलती है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, सफिशिएंट टू एनफोल्ड हिम एटर्नली फ्रॉम द व्यू एक्सेप्ट इट वर अ whim ऑफ हिज टू लेट द ऑर्चर्ड्स ग्रो। तो ये सूरज की मर्जी है क्या, वो बादलों की उस एस्टेट में चला जाए, उस संपत्ति में चला जाए। वो संपत्ति कैसी है, सफिशिएंट टू एनफोल्ड हिम, इतना बादल है कि उसको कंप्लीटली छुपा सकते हैं, किससे, एटर्नली फ्रॉम द व्यू, इतना छुपा सकते हैं कि ना तो सूरज की रोशनी दिखे, ना सूरज हमें दिखे। बट पर क्या है, इट वर ए whim ऑफ हिज, पर ये सूरज की एक सनक है कि उसको अपनी ड्यूटी पूरी करनी है, उसको अपना कर्तव्य पूरा करना है। क्या, टू लेट द ऑर्चर्ड्स ग्रू, यानी जो ऑर्किड्स है, यानी जो ऑर्चिड के फूल है उनको ग्रू होने दूँ। ऑर्चिड क्या होता है, फूल होता है, पौधे होते हैं, उनको उगने दूँ। यानी आपको पता है क्या होता है, पौधों में जो प्रकाश होता है, सूरज की लाइट होती है, उसमें खाना बनता है। तो उसको जैसे क्या है, सूरज बार बार बाहर आ रहा है और जा रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि उसकी सनक है, वो सूरज क्या है, एक ऐसा इंसान है जिसकी मर्जी चलती है और अपनी इच्छा से, अपनी सनक से, अपने क्या, अपने एक बार जोश में आकर के बाहर आता है, अपनी ड्यूटी पूरी करता है और वापस बादलों में जाके छिप जाता है, ठीक है। तो ये है हमारी और उसकी इमेजरी में अंतर। हमने आज अगर देखा होता तो हम क्या देखते हैं, यार ऊपर आसमान में बादल निकले हुए हैं और असल क्या हो रहा है, एकदम से पिंक सा स्काई हो रहा है। पर इसने इसको कितना बढ़िया पर्सोनीफाई कर दिया है, सूरज को इंसान बना दिया, देखिए, ठीक है। अब लास्ट स्टैंजा की तरफ आता हूँ, ठीक है। A bird sat careless on the fence. लास्ट नहीं है, लास्ट आगे आएंगे, सॉरी। A bird sat careless on the fence. One gossiped in the lane. On the silver mattress charmed a snake, just winding round a stone. ठीक है। तो वो कहता है, देखिए, अ बर्ड सेट केयरलेस ऑन द फेंस, कि उस किनारे पर, पेड़ के किनारे पर, टहनिए पर एक चिड़िया है जो केयरलेसली एकदम बिना किसी चिंता के, बिना किसी टेंशन के बैठी है। और इस बात से ये भी पता चलता है, देखिए, हम इंसानों को कितनी टेंशन होती है, वो जीव देखिए कितने बिना टेंशन के बैठते हैं। वन गॉसिप्ड इन द लेन, उनमें से एक कोई चिड़ी चहचहाई, भाई चिड़िया चहचहाती है, अपनी आवाज़ निकालती है, तो वो चिड़िया चहचहाई, तो उस पर उसने कहा कि मेरे को ऐसा लगा कि जैसे एक चिड़िया ने गॉसिप की, यानी एक चिड़िया ने, लाइन से जो चिड़िया बैठी है उनमें से एक चिड़िया ने गॉसिप की, एक चिड़िया ने बातचीत की, आपस में डिस्कशन किया, ठीक है। तो असल में तो क्या, नॉर्मल से चिड़िया चहचहाती है, हमारे रोज़ तारों पर ही बैठी रहती है, पर उसने उसको पर्सोनीफाई कर दिया कि भाई चिड़िया क्या कर रही है, आपस में गॉसिप कर रही है, एक दूसरे की शिकायतें कर रही है। और उसी वक्त क्या हुआ, वहाँ सिल्वर मैट्रेस, ये चांदी के बिस्तर पर एक स्नेक आकर के लेट गया, जस्ट वाइंडिंग राउंड स्टोन, किसके पास, जस्ट एक पत्थर के पास रेंगते हुए, ठीक है। मतलब क्या हुआ, सिल्वर मैट्रेस का मतलब क्या हुआ, यानी वहाँ पे कई सारे क्या है, ग्रे कलर के पत्थर है, उन पे एक सांप आकर के लेटा है। क्यों, क्योंकि सूरज की धूप आ रही है और सांप को क्या होना है, वहाँ पे धूप सेकनी है, अपनी बॉडी को गर्म करने के लिए वो बाहर निकला है। तो नॉर्मल सी बात तो क्या है, अपने कहते हैं कि भाई बरसात होती है तो सांप बाहर निकलते हैं, या फिर कई बार कई दिनों से ठंड पड़ रही होती है तो गर्मी आने पर निकलते हैं, ठीक है ना। तो वैसे ही क्या हुआ, सांप एक बाहर निकला, उसको उसने क्या कह दिया कि सांप महाराज क्या हुए हैं, अपने चांदी के बिस्तर पर आराम फैलाने आए हैं, जो कि जस्ट एक पत्थर के पास है, ठीक है। तो ये भी देखो, इनको चिड़िया को और सांप को भी क्या कर दिया, पर्सोनीफाई, इंसानों वाली क्वालिटी दे दी, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। फिर लास्ट में वो कहती है, फिर क्या होता है कि धीरे धीरे दिन बीतता है तो मेरे को और सुंदर चीज़ें देखने मिलती है पेड़ के आसपास। पहले क्या देखने मिल गया कि पेड़ हिल रहा है हवा से, दूसरा क्या देखने मिल गया, सूरज कभी बाहर आ रहा है जा रहा है, तीसरा क्या देखने मिल गया कि चिड़ियाएँ आ रही है और चहचहा आ रही है वहाँ पे, और सांप आकर के वहाँ पे एक पत्थर पे लेट गया है, सिंपल सी बात ये। फिर क्या होता है कि इतने में प्रकृति अपनी प्रक्रिया करती है, नेचर अपनी चीज़ें करती है, और धीरे धीरे क्या होता है, ग्रोथ होती है, प्रकृति में सुंदरता आती है। कैसे, ब्राइट फ्लावर स्लिट ए कैलिक्स, के पंखुड़ियाँ खुलती है और बाहर क्या निकलते हैं, सुंदर सुनहरे फूल। ये देखो फोटो दिया आपके लिए, कैलिक्स क्या होता है समझाने के लिए। ये बाहर की जो हरी हरी पंखुड़ियाँ दिख रही है ना, ये कैलिक्स होती है, ये खुलती है तब क्या निकलता है अंदर से,
ये रेड वाला फूल। तो पंखुड़ियाँ खुलती है और अंदर से ब्यूटीफुल सा फूल निकलता है, सोर्ड अपॉन स्टेम, इस तने के ऊपर आकर के एकदम से खुल जाता है, फैल जाता है। कैसे फैल जाता है एकदम से? लाइक हैंडेड फ्लैग स्वीट होस्टेड, जैसे कि कोई बड़े बड़े झंडे लोग उत्साह से फहरा रहे हैं। जैसे मान लो देश आज़ाद हुआ और हम झंडे फहराते हैं उत्साह से, या 15 अगस्त पे अभी आ रही उस पर, वैसे ही क्या करते हैं, जैसे मान लो झंडे लोग फहरा रहे हैं, वैसे ही क्या होता है, वैसे ही फूल क्या है, एकदम से कैलिक्स से बाहर आकर लहराने लगते हैं, हवा में लहराते हुए झंडों की तरह, और विद स्पाइसेस इन द हेम, और जैसे कि उनके पेट में मसाले भरे हो, यानी फूलों के अंदर क्या भरी हुई है, नई नई खुशबू, नई नई फ्रेगरेंस भरी हुई है उनके पेट के अंदर। ठीक है, तो सीन क्या हुआ, फूल अभी अभी खिल चुके हैं प्रकृति में, और उनसे क्या हो रही है, एक बढ़िया सी फ्रेगनेंस, बढ़िया सी सुगंध आ रही है, और वो लहर आ रहे हैं फूल उसी हवा में, उसी बरसात के मौसम में। ठीक है, ट्वास मोर आई कैन नॉट मैंशन, इससे ज़्यादा मैं बता नहीं सकती। हाउ मीन टू दोज दैट सी, कि ये कैसे दिखते हैं जो इनको दिखते हैं, जिनको दिखते हैं। ठीक है, वैन डाइक्स डेलिनेशन ऑफ नेचर समर डे, कि मेरे लिए तो ये वैन डाइक्स डेलिनेशन, वैन डाइक कौन थे, पेंटर थे, उनकी कल्पना से भी बढ़कर, यानी वो वैन डाइक की खासियत थी, उनके पेंटिंग्स को मास्टरपीस माना जाता है, बड़ी बड़ी महान पेंटिंग्स उन्होंने बनाई है, तो उनकी पेंटिंग्स जैसे हैं ये नेचर के समर डे, यानी एक समर का दिन, एक गर्मी भरा दिन जो प्रकृति में उस पेंटिंग से भी ज़्यादा सुंदर होता है। ठीक है, इस 4 लाइन का मतलब क्या हो गया कि इससे ज़्यादा मैं मेंशन नहीं कर सकती, मतलब मेरे पास इतनी ब्यूटी है कि उसके लिए वर्ड्स ही नहीं है, इतनी ब्यूटी इसको खाली छोटे से वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, इसको और ज़्यादा जितना लिखना चाहो लिख सकते हो। हाउ मीन टू दोज दैट सी, इसलिए कि मैं बता नहीं सकती, कि जो इसको देख सकता है वही समझ सकता है, तो दोज दैट सी, कि जिसको देख सकता है वही समझ सकता है कि उनको ये कैसा लगा, सिर्फ वे वर्ड्स में मैं ये ख़त्म नहीं कर सकती। इट्स लाइक वैन डाइक्स डेलिनेशन, कि मेरे लिए तो ये वैन डाइक की पेंटिंग्स की तरह है नेचर समर डे, और एक नेचर का समर डे है जो इतना खूबसूरत है, जिसको देखने से मेरा मन नहीं भरता कभी, ना मैं उसकी ब्यूटी को पूरा, उसकी सुंदरता को पूरा बता सकती हूँ, मेरा मन कभी उसको देखने से भैया नहीं भरता। तो दिस वाज द ट्रीज बाय एमिली डिकिंसन। ठीक है भैया, सिंपल सी पोएम थी, एक बार फिर कर देता हूँ। देखो सिंपल सी पोएम थी, क्या कहता है, कि ट्रीज टेसल लाइक हिट एंड स्विंग, की भाई हवा चली तो पेड़ लहर आने लगे, उनमें से एक धुन सी उठने लगी। वो धुन किस बात की थी, उन छोटे छोटे जीवों की जो पेड़ में रहते हैं और वो सूरज का साथ दे रहे हैं। ठीक है, और यह धुन ऐसा लगता है जैसे साल्ट्री बजा रहा है कोई समर में। ठीक है, जो कान को बहुत आनंद देती है, पर जी कभी नहीं भरता, चाहे कितनी बजा लो, और अंत में वो बजनी चाहे बंद हो जाओ, अपना मन हमेशा खाली रहता है। और इसके कारण क्या हो रहा है, सूरज को देख करके कहती है वो, कि सूरज बार बार आ रहा है और जा रहा है, कभी निकलता है कभी नहीं निकलता, कभी आधा निकलता कभी पूरा छुप जाता है। जैसे कि मान लो सूरज की मर्जी हो, एज इफ़, ये सिम्बली का यूज़ हो गया ना, जैसे कि मान लो सूरज की मर्जी हो और उसका स्टेट ऑफ क्लाउड्स, उसका जो बादल उसकी चारों तरफ आए वो उसकी संपत्ति हो, इतनी बड़ी संपत्ति वो पूरे सूरज को छुपा ले पूरा हमें देखने से, और इसके लिए उसकी मर्जी है कि वो संपत्ति से अपनी मर्जी से, अपनी सनक से बाहर आता है। और किस लिए, ताकि वो फूल पौधे उग सकें, और फूल पौधे उगते हैं प्रकृति में, सूरज बाहर आता है तो एकदम से ज़िंदगी सी आ जाती है। ज़िंदगी आने पे क्या होती है, चिड़ियाएँ चहचहाने लगती है जो उस पेड़ की टहनी पर बैठी है, और चहचहाट को देख करके एमिली डिकिंसन कहती है कि एक चिड़िया ने दूसरी चिड़िया से क्या की है, गॉसिप की है। गॉसिप की है मतलब बातचीत की है। और सिल्वर मैटर से चार्म्ड स्नेक जस्ट वाइंडिंग राउंड स्टोन, मतलब इतने में क्या होता है, सूरज को देखते ही एक सांप क्या होता है, धूप सेकने बाहर आ जाता है और अपने चांदी के बिस्तर पर यानी पत्थरों पर आकर के ग्रे कलर के लेट जाता है। फिर क्या होता है, इतनी सूरज बाहर निकलता है तो धीरे धीरे पौधे उगते हैं। पौधे उगने से क्या होता है, प्रकृति में जिंदगी, लाइफ आती है। क्या होता है, पंखुड़ियाँ खुलती है और नए फूल उगते हैं। नए फूल एकदम से खिले हुए हैं। कैसे खिले हुए हैं, जैसे कि कोई झंडा हवा में लहरा रहा है। ठीक है, पूरी एक्साइटमेंट से। और उनके अंदर क्या भरी हुई है, उनके पेट में खुशबू भरी हुई है। इससे ज़्यादा एमिली डिकिंसन कहती है मैं बता नहीं सकती, क्योंकि इसके ब्यूटी को डिस्क्राइब करने के लिए वर्ड्स भी कम पड़ जाएंगे। ये सिर्फ उन्हीं को पता है जिनको दिखाई देती है। ये वैन डाइक की पेंटिंग की तरह है, क्या, नेचर का समर डे। सिंपल सी बात, सिंपल सी पोएम भैया, कहानी ख़त्म। आशा करता हूँ आपको पोएम समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड डाउट हो तो पूछ लेना।